गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हम अपना चैप्टर कर रहे थे रीमान इंटीग्रल। और रीमान इंटीग्रल के अंदर हमने अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद अपनी पूरी 1.1 कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद हमने 1.2 से पहले जो हमारी थ्योरम है डरबॉक्स थ्योरम, और उसके बाद थ्योरम 1.13 कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी भी कर ली थी। ठीक है। इसके अलावा आप में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रही थी, उन्होंने कुछ ना कुछ क्वेश्चन नंबर मेंशन कर रखा था 1.1 का। तो उसमें जितने भी आपको डाउट्स हैं 1.1 की एक्सरसाइज के अंदर जितने भी डाउट्स हैं जो आप चाहते हैं मैं सॉल्व करूं, वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर बता देना, सो डैट नेक्स्ट वीडियो के अंदर 1.1 के जितने भी क्वेश्चन डाउट वाले वो सॉल्व हो सके। फिलहाल इस वीडियो के अंदर 2 थ्योरम डिस्कस होने वाली हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.1 की जितने भी आपके डाउट्स हैं। ठीक है। एक तो डाउट मुझे पता ही है कि थर्ड डाउट तो काफ़ी बच्चों का था, उसके अलावा भी आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आप बता सकते हैं, सो डैट नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन्हें डिस्कस किया जा सके। अदर देन दिस, अगर जिन बच्चों ने मुझसे ये पूछा था कि सिलेक्शन के लिए इसके अंदर कितना करना है, तो KU और MDU का तो मुझे पता है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ एक बार अपने प्रीवियस ईयर से कंफर्म कर लें कि आपका भी सिलेक्शन यही बन रहा है या नहीं। ठीक है। तो एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1.15 इंटीग्रेबिलिटी ऑफ मोनोटॉनिक फंक्शंस। ठीक है। वहाँ तक अगर आप थ्योरम्स कर लें और उसके अलावा आप अगर एग्जाम्पल्स कर ले सारे के सारे 1.2 के, थ्योरम सिर्फ आपको वहीं तक करनी है, और करनी भी कौन सी है, जितनी मैंने कराई हैं। या फिर थ्योरम्स आप सारी ही कर सकते हैं, जितने भी लॉन्ग थ्योरम्स हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकती हैं। ठीक है। 1.15 तक थ्योरम्स प्लस 1.2 एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल्स अगर आप कर लेते हैं तो इजीली आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ऊपर वाला। ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि इतना ही करके 1.15 तक के थ्योरम्स कर ले और उसके बाद 1.2 के अगर आप एग्जाम्पल्स नहीं कर रहे तो आपका सिलेक्शन कवर नहीं होगा। और जो बच्चे पूरा चैप्टर कर रहे हैं उनको तो पूरा अप टू एंड करना ही करना है। ठीक है। तो इसमें बस इतना ही था। और आज की जो वीडियो है उसके अंदर जो हम 2 थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से पहली थ्योरम है थ्योरम नंबर 1.14, और उसके बाद जो इसके नेक्स्ट हम थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं वो है थ्योरम नंबर 1.15। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाउट्स, और उसके बाद 1.2 के एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरम। थ्योरम की स्टेटमेंट देखिए क्या है। थ्योरम की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन f ऑन ए बी इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी। ठीक है। आपको प्रूव करना होगा कि एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है f ए बी पर, वो इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पर, और उसके बाद हमें चेक करना है कि क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स ट्रू होने का मतलब क्या है कि अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो ज़रूरी है कि वो कॉन्टिन्यूस भी हो या नहीं है ज़रूरी। इसके बाद आपको अगर ट्रू है तो ठीक है प्रूफ देना है, अगर नहीं है ट्रू तो आपको उसको जस्टिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है। सबसे पहले हम इसका पहले वाला पार्ट करते हैं, डेट इज प्रूव दैट अ फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन f ऑन ए बी इज इंटीग्रेबल। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें f को कॉन्टिन्यूस लेकर चलना है और हमें प्रूव कर देंगे कि इंटीग्रेबल है। ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस लेकर चलेंगे, डैट इज गिवन में हम कॉन्टिन्यूस लेंगे और इंटीग्रेबल प्रूव कर देंगे। इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए आपको दिखाना क्या है, u ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है। तो हमें वही पार्टीशन लेना है और वही सब करना है जो स्टार्टिंग में तो जो हम अपनी प्रीवियस थ्योरम्स में करते आए हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें इसका प्रूफ स्टार्ट करना है। प्रूफ के अंदर देखियो हमने क्या किया, सबसे पहले कॉन्टिन्यूस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूस लेकर चलना है और इंटीग्रेबल प्रूफ करना है। तो f हमने लिया कि एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है किस पर, क्लोज इंटरवल ए बी पर। और आपको अगर देखो कॉन्टिन्यूस है ए बी क्लोज इंटरवल पर, इसका मतलब क्या है, वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि इंटरवल है पूरा, और अगर इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी होगा क्योंकि कहीं पर भी उसकी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं हो रही है। ठीक है। तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि एक गिवन एप्सिलॉन के लिए, फॉर गिवन
एप्साइलन ग्रेटर देन 0 हमारे पास एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाएगा सच डेट कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन लगाएंगे ना हम, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्साइलन अपॉन बी माइनस ए। देखो अब आप कहेंगे कहीं क्वेश्चंस में हम एप्साइलन मानते हैं, कहीं क्वेश्चन में हम एप्साइलन बाई 2 मानते हैं, कई क्वेश्चन में एप्साइलन बाई 3। उसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दिया था कि अगर जैसे हमें एडिशन करनी है एट लास्ट और 3 चीज़ें हैं तो हम तीनों को एप्साइलन बाई 3 मान लेंगे सो डैट वो बाद में जाके एप्साइलन बन जाए, क्योंकि 3 एप्साइलन बाई 3 बन जाएगा। ऐसे 2 हैं तो एप्साइलन बाई 2 मानते हैं सो डैट बाद में दोनों ऐड होकर क्या बन जाए, पूरा का पूरा एप्साइलन। इस तरीके से अभी आपको पता लगेगा कि यहाँ पर हमने एप्साइलन अपॉन बी माइनस ए क्यों माना, कैसे आगे जाके ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल यहाँ पर आपको पता है जो एक्स वाई है वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, डोमेन में से, डैट इज क्लोज इंटरवल ए बी, और यहाँ पर एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, एक पार्टीशन लेना है, और पार्टीशन आपको पता है आप किस तरीके से लेते हो। ए पॉइंट को लेंगे एक्स नोट, देन एक्स वन अप टू एक्स आर माइनस वन, एक्स आर अप टू एक्स एन इज इक्वल टू बी। ये आपने ले लिया एक पार्टीशन ए बी का, सच डैट जो ये पार्टीशन है इसकी मैश क्या है आपके पास, लेस देन डेल्टा। ठीक है, इस तरीके से आपने ये पार्टीशन लिया है कि जो इसकी मैश है वो लेस देन डेल्टा होगी। ठीक है, इसके बाद क्योंकि आपको पता है कि f हमारे पास कॉन्टिन्यूस है इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि ये बाउंडेड होगा इस इंटरवल के ऊपर। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है, क्लोज इंटरवल है तो बाउंडेड होगा। ठीक है, और इसके जो बाउंड्स हैं वो ए बी पे ही होंगे, यानी कि इसका जो अपर बाउंड है या लोअर बाउंड है वो इसी ए बी के अंदर ही होंगे। ठीक है, यानी कि इसकी जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं वो ए से छोटी नहीं होंगी और बी से बड़ी नहीं होंगी। ऐसे ही जब पूरे के पूरे इंटरवल की ही जो मैपिंग है, जो फंक्शन की वैल्यू हैं वो हमारे पास इस ए बी के अंदर है, तो अगर हम इसका एक सब इंटरवल ले लें तो वो भी क्या होगा, वो भी होगा हमारे पास बाउंडेड। तो सपोज कर लेते हैं पहले की तरह ही कि हम कैपिटल आर किसको सपोज करते हैं, पहले एल यू बी ऑफ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन दिस सब इंटरवल डेट इज एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, एम आर है ना तो एक्स आर माइनस वन से एक्स आर के अंदर, और स्मॉल एम आर हम लेंगे जी एल बी ऑफ एफ इन एक्स आर माइनस वन से एक्स आर के अंदर। ठीक है, इसके बाद अब हम मान रहे हैं, देखो इसके बाद हम क्या मान रहे हैं कि जो आपके पास ये स्मॉल एम आर है ये किस वैल्यू पर आपके पास आ रहा है, सच डेट एफ ऑफ सी आर इज इक्वल टू एम आर, यानी कि सी आर पॉइंट पर आपके फंक्शन में पुट करने पे वैल्यू आ रही है एम आर, और इसके बाद एफ ऑफ डी आर पुट करने पे आपके पास वैल्यू आ रही है कैपिटल एम आर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका किस तरीके से आगे हमारे पास यूज़ होगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे जैसे ये जो एफ ऑफ सी आर इज इक्वल टू एम आर आ रहा था, यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर ये बताई थी, एज इट इज़ मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिखी है। तो सी आर डी आर आपके पास बिलोंग करेंगे इसी सब इंटरवल के अंदर जिस सब इंटरवल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और आपको पता है ये जो हमारे पास सब इंटरवल है ये सबसेट किसका है, पूरे इंटरवल ए बी का। ठीक है, तो अगर हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन लगाएं तो हमें ये बात क्लियर है कि एफ ऑफ सी आर माइनस एफ ऑफ डी आर लेस देन होगा एप्साइलन अपॉन बी माइनस ए से, जहाँ पर इस सी आर माइनस डी आर की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन डेल्टा। ठीक है, लिख भी रही हूँ मैं साथ में, वेन एवर सी आर माइनस डी आर इज लेस देन। देखो एक आप बात बताओ, ये सी आर डी आर पॉइंट किस में से लिए गए हैं, ये पॉइंट्स लिए गए हैं इस एक्स आर माइनस वन से एक्स आर के बीच में, तो इसके बीच में से कोई दो पॉइंट मैंने उठाए हैं। फॉर एग्जांपल अगर न्यूमेरिकल टर्म्स में मैं आपको इसी का एक एग्जांपल लूँ तो देखो इस चीज़ को मैं कंपेयर कर रही हूँ 1/4 से, सिर्फ इसलिए कंपेयर कर रही हूँ ताकि आपको समझना ईजी हो जाए, अदरवाइज आपको थ्योरम के अंदर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से सॉल्व नहीं करना, आपके माइंड में ये बात
लास्ट तक रह जाए, एग्जाम में भी ये एग्जाम्पल हिट हो जाए, इसलिए जस्ट मैं आपको बता रही हूँ सो डैट आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब ये जो CR/DR पॉइंट लिए हमने इस इंटरवल के अंदर से लिए, 1-4 के अंदर से लिए, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि ये जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, यानी कि इसके अंदर से जो हम 2 पॉइंट लेंगे उनका जो हमारे पास डिफरेंस आएगा, मान लो एक ले लिया 2 और एक ले लिया 3, या और भी अगर हम इससे बड़े भी लें, एक मैं ले रही हूँ 3.5 और एक मैं ले रही हूँ 1.5, उनका डिफरेंस क्या आएगा, उनका डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 2, ठीक है। और अगर पूरे इंटरवल B-A कर दूँ, डेट इज XR-XR-1, ये तो पूरा इंटरवल क्या है 4-1, इसकी लेंथ क्या आ रही है 3। तो मैं यहाँ से आपको ये बात बताना चाह रही हूँ कि अगर हम इंटरवल के बीच में से कोई पॉइंट उठा रहे हैं और उनके बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, वो हमेशा कम आएगा उसके एक्सटीरियर पॉइंट से, डेट इज XR-XR-1। इक्वल भी आ सकते हैं, इक्वल किस केस में आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये क्लोज इंटरवल है, तो जो पॉइंट हमने लिए हैं वो हम यहाँ पे 1-4 भी ले सकते थे। डेट इज CR/DR पे हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है कि हमें यहाँ पर 1-4 नहीं लेने, हम इसको 1-4 भी ले सकते थे, ठीक है। इसके बाद आप देखो ये चीज़ हमारे पास किससे कम है, डेल्टा से, ठीक है। तो हमें ये बात क्लियर हो गई, कहीं ना कहीं आपने देखो इस चीज़ को इक्वेशन 1 से रिलेट कर सकते हैं अब आप, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ की जो आपको लेंथ थी वो ऑलरेडी पता थी कि ये चीज़ लेस देन डेल्टा है यहाँ से, ठीक है। तो यहीं से आपने इस रिजल्ट को यूज़ किया है, ठीक है। अब चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, f(CR) आपके पास किसके इक्वल है, MR के इक्वल, और f(DR) है आपके पास कैपिटल MR के इक्वल। अब आपको एक बात ऑलरेडी क्लियर होगी, ठीक है, 2 - 7 का मोड करो या 7 - 2 का मोड करो, आना तो इक्वल ही है ना। दिस इज इक्वल टू MR माइनस स्मॉल MR का मोड, ठीक है। आप यहाँ पर कैपिटल MR माइनस स्मॉल MR का मोड करो या स्मॉल MR माइनस कैपिटल MR का मोड करो, आपके पास वैल्यू सेम आएगी। क्यों, वो आपको मैंने इस एग्जाम्पल से बताया, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही आना है, ठीक है। और ये चीज़ आपके पास किससे कम है, ε/B-A, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि इन दोनों की लेंथ, आपको ये भी पता है कि किसी भी इंटरवल के लिए ये चीज़ ग्रेटर होती है इससे, ठीक है, यानी कि ये टर्म बड़ी आएगी इस टर्म से, इसका मतलब MR माइनस MR लेस देन ε/B-A आएगा। ये चीज़ मैंने सिर्फ इसलिए कही, क्यों, देखो B-A पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं तो एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, 0 वाला केस पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि A और B डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आप एक तरीके से ये लेकर चल रहे हो, आपको पता है, देखो एप्सिलॉन हर केस में हम क्या लेते हैं, ग्रेटर देन 0, ये टर्म ग्रेटर देन 0, ये टर्म ग्रेटर देन 0। ऑल्सो आपको पता है किसी भी इंटरवल के लिए कैपिटल MR की वैल्यू स्मॉल MR से क्या होती है, ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव, और ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। तो ये अगर मैं इसका पॉजिटिव वाला मोड में से 2 वैल्यू निकलती है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो मैंने कौन सी यहाँ पर वैल्यू निकाली है, पॉजिटिव, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई। अब यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि R वेरी कर रहा है 0, 1, 2 अप टू n तक, सॉरी 0 नहीं लेंगे 1 लेंगे, ठीक है। R वेरी कर रहा है हमारे पास 1 to n, 0 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये इंटरवल तो कौन सा है, XR-1 से XR, तो यहाँ तो 1 से ही वैल्यू वेरी करेंगी R की, ठीक है। अब इसके बाद आपको बताएं कि आपके पास U(FP) माइनस L(FP) की वैल्यू क्या होती है। U(FP) आपके पास होता है समीशन MR डेल्टा R माइनस समीशन स्मॉल r डेल्टा R, वेयर R वेरीज फ्रॉम 1 to n, R वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये UFP की वैल्यू है और ये आपके पास LOP की वैल्यू है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हमें यहाँ से ये भी पता है, ये डेल्टा R अगर मैं बाहर निकालूँ, डेट इज R इज इक्वल टू 1 to n MR माइनस स्मॉल MR, और ये डेल्टा R मैंने निकाल लिया बाहर, तो ये चीज़ स्ट्रिक्टली लेस देन आ जाएगी किससे, ये हमारे पास MR माइनस MR एप्सिलॉन B-A से कम है। समीशन आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, बट इसकी टर्म के अंदर कहीं पर भी आपके पास R की कोई टर्म नहीं है, तो समीशन यहाँ लग जाएगा डेल्टा R इज इक्वल टू 1 to
देखो सबमिशन के बाद हम इस टर्म को तब लिखते हैं जब इसके अंदर आर की कोई टर्म होती। फिलहाल यहाँ पर आर की कोई टर्म नहीं है। आर की कोई टर्म ना होने की वजह से हमने इसको बाहर निकाल दिया सबमिशन से। अब आपको बताइए ये डेल्टा आर क्या है। ये डेल्टा आर हमारे पास है बी माइनस ए के इक्वल। कैसे आया ये भी आपको पता है, क्यों? क्योंकि डेल्टा आर हमारे पास क्या होता है, डेल्टा आर क्या होता है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 अप टू डेल्टा एन, एक तरीके से यही लिख रखा है ना। प्लस डेल्टा आर है क्या, आरथ इंटरवल की लेंथ, ठीक है। अब डेल्टा 1 हमारे पास क्या आएगा, x1 माइनस एक्स नॉट, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता भी रही हूँ कि बी माइनस ए क्यों आया। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो के अंदर ये चीज़ डिस्कस कर रखी है, पर अगर आपकी बाई चांस वो वीडियो मिस हो गई हो तो एटलीस्ट आपको ये कंसेप्ट यहाँ पर समझ आना चाहिए। यहाँ पर x2 माइनस x1 अप टू लास्ट xn माइनस xn माइनस 1। तो देखो सारी ही टर्म्स जो है ना कैंसिल हो जाएंगी, बचेगी कौन सी, xn माइनस x नॉट। और आपको पता है लास्ट टर्म किसके इक्वल होती है, b के इक्वल, और फर्स्ट टर्म ए के इक्वल कब होती है, जब आपके पास इंटरवल ए बी हो। अगर इंटरवल पी क्यू है तो ए बी मत लिख देना, तब तो क्यू माइनस पी आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ की वैल्यू पुट करो, यानी कि ये लेस देन आ रहा है एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, और यहाँ पर भी बी माइनस ए कैंसिल आउट होकर ये आपके पास आ गया एप्सिलॉन। यही चीज़ तो आपको दिखानी थी कि हमारे पास यू ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तभी अब आपको ये बात क्लियर हो रही होगी हमने यहाँ पर अपॉन में बी माइनस ए क्यों लिया था, क्योंकि बाद में हमें पता है कि प्रोडक्ट में जाना था, हमें एट लास्ट यहाँ पर एप्सिलॉन ही दिखाना होता है। अगर हमारे पास एडिशंस वाले केस होते हैं तो हम ऑलरेडी एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 3 ले लेते हैं। यहाँ पर हमें पता था, देखो फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको पता नहीं लग पाएंगी ये बातें, लेकिन अगर आप 3-4 बार हर थ्योरम को कर लोगे तो अच्छे से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और थ्योरम के स्टार्टिंग में ही पता लग जाएगा प्रोडक्ट में लेना है, अपोन में लेना है, या फिर किस तरीके से आपको ये वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर बात क्लियर हो गई कि आपके पास ये इंटीग्रेबल बन गया। इंटीग्रेबल क्यों बन गया, क्योंकि आपने यहाँ पर u ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिया, जो हमारे पास इंटीग्रेबल की कंडीशन होती है, ठीक है। इसके बाद अब हमें चेक करना है कन्वर्स, कन्वर्स पार्ट ट्रू है या नहीं है। तो कन्वर्स दिखाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि कन्वर्स हमारे पास ट्रू नहीं है। अगर ट्रू होता है तो हम प्रूफ करके दिखाते हैं, और अगर किसी चीज़ को फॉल्स दिखाना हो तो एक एग्जाम्पल ही सफिशिएंट है। अगर हम उस एग्जाम्पल से दिखा सके कि ये चीज़ फॉल्स है तो पूरा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखो कन्वर्स वाला एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे मुझे कहते हैं कमेंट्स में कि थ्योरम्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ग्रुप्स एंड रिंग्स रियल एनालिसिस की थ्योरम बहुत कंफ्यूज हो रही है, समझ तो आ रही है बट कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, और इतनी सारी थ्योरम्स इकट्ठे कैसे कर पाएंगे। तो मैं उनके लिए बता दूं आपको करना क्या है कि हर थ्योरम को 3 से 4 बार एटलीस्ट करना है। अगर आपने 3 से 4 बार एक थ्योरम नहीं की तो आपको एग्ज़ाम में नहीं निकलने वाली। रियल की कुछ थ्योरम बिल्कुल ईजी है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगती है, जो लेंथी लगती है, वो आपको बार बार करनी है। ग्रुप की थ्योरम एक जैसी है सारी, उसके अंदर कन्फ्यूज़न हो सकती है, समझ आने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपसे एग्ज़ाम में माइंड से स्किप हो जाए या फिर कन्फ्यूज़न हो जाए। तो उसको 3 से 4 बार हर थ्योरम ज़रूर करना, और अगर 5 बार कर सको तो और बेस्ट है, एग्ज़ाम पास है। इसलिए अगर टाइम ना भी हो तो भी 3 से 4 बार हर थ्योरम ज़रूर करना है, ठीक है। और भी बहुत कम टाइम बचे तो एक बार मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हर चैप्टर की इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स बता दूंगी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि उनमें से आएगा, बट हाँ अगर टाइम कम है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली मैं आपको बता दूंगी। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ग्रुप्स एंड रिंग्स का चैप्टर नंबर 1st, 3rd, 4th, 5th, 6th ऑलरेडी अपलोडेड है, 6th अभी पूरा अपलोड नहीं हुआ, और रियल एनालिसिस का फर्स्ट चैप्टर के अलावा 4th, 5th भी अपलोडेड है, और 7th हाफ, ठीक है। तो उसकी भी वीडियोस आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कन्वर्स। कन्वर्स के अंदर आपको किस तरीके से वैल्यू लेनी है, वैल्यू तो लेनी है आपको फंक्शन के डिफरेंट किसी इंटरवल के ऊपर, और इंटरवल किस तरीके से लेना है, एक साइड ओपन एक साइड क्लोज, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इंटरवल, कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए। मतलब क्या है, जैसे यहाँ 3 to 4 है तो 4 to समथिंग होना चाहिए, यानी कि इसका लास्ट नंबर और इसका पहला नंबर आपने सेम लेना है, एक साइड क्लोज ले लेना और एक साइड ओपन ले लेना।
अब आपको साफ दिख रहा है कि ये फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूस है। और किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है? 4 पर। डिसकंटिन्यूस 4 के ऊपर कैसे है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 2 और राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ रही है 3। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये इंटीग्रेबल तो है। किस इंटरवल पर? 3 to 5 के ऊपर इंटीग्रेबल तो है, क्योंकि हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आप एक ऐसा पार्टीशन ढूंढ सकोगे कि उसके अंदर एक सब इंटरवल ऐसा कंटेन हो जाए जिसकी लेंथ लेस देन एप्सिलॉन हो। लेकिन आपने ये दिखा दिया कि कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, तो इंटीग्रेबल होने के बावजूद भी कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये चीज़ हमने दिखा दी। और कन्वर्स में दिखाना यही था हमें कि इंटीग्रेबल हो तो क्या ज़रूरी है कॉन्टिन्यूस होना, तो यही चीज़ हमने दिखा दी डेट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। सिर्फ इसका जो कॉन्टिन्यूस अगर फंक्शन दिया हुआ है तो वो इंटीग्रेबल ज़रूर होगा, बट अगर इंटीग्रेबल है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। उसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जिसमें हमने दिखा दिया कि कॉन्टिन्यूस तो नहीं है फंक्शन बट इंटीग्रेबल है, तो ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूटी हमने दिखा दी। तो यही था इस थ्योरम के अंदर। इसके बाद जो हम थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटीग्रेबिलिटी ऑफ मोनोटॉनिक फंक्शन, दैट इज थ्योरम नंबर 1.15। चलिए देख लेते हैं उसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। थ्योरम की स्टेटमेंट देखो आपके पास क्या है कि एवरी बाउंडेड मोनोटॉनिक फंक्शन इज इंटीग्रेबल फंक्शन। आपको इसके अंदर क्या दिखाना है कि एवरी बाउंडेड मोनोटॉनिक फंक्शन इज इंटीग्रेबल। मोनोटॉनिक आपको पता ही क्या होता है, या तो उसका ग्राफ ऐसे इंक्रीजिंग फॉर्म में बन रहा हो या फिर डिक्रीजिंग फॉर्म में बन रहा हो, यानी कि ऐसे ऑसिलेट ना हो रहा हो। ठीक है, तो ग्राफ या तो इंक्रीजिंग हो या कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, इंक्रीजिंग ज़रूरी नहीं है, मोनोटॉनिक के अंदर कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, इंक्रीजिंग कांस्टेंट डिक्रीजिंग इस तरीके से होगा, ऐसे फ्लक्चुएट नहीं करेगा। सेकेंड इसकी आपके पास एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट क्या आ सकती है, एवरी मोनोटॉनिक फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल इज इंटीग्रेबल ऑन दैट इंटरवल। मोनोटॉनिक फंक्शन कोई क्लोज इंटरवल के ऊपर जो है वो इंटीग्रेबल होगा उसी इंटरवल के ऊपर। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे ध्यान से डेफिनेशन दोनों तो एक जैसी ही बात है, क्योंकि आपको पता है अगर मोनोटॉनिक फंक्शन और इंटरवल क्लोज है तो वो बाउंडेड तो होगा, यही इसके अंदर है इस वाली स्टेटमेंट के अंदर। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ किस तरीके से है हमारे पास। देखो, प्रूफ देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मोनोटॉनिक फंक्शन दिया हुआ है तो क्वेश्चन के अंदर दो केसेस बनेंगे आपके पास। पहले केस में हम क्या लेंगे, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग, सेकंड में मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग। यानी कि जो दो केसेस हैं उनमें से एक मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग का बनेगा और एक मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग का बनेगा। अब आप अगर एक बात देखें, इंक्रीजिंग वाले के अंदर क्या आ सकता है, कांस्टेंट वाला भी आ सकता है डिक्रीजिंग वाले के अंदर। तो अगर मैं इंक्रीजिंग को लिख दूँ नॉन डिक्रीजिंग तो वो भी सही है, और डिक्रीजिंग को लिख दूँ नॉन इंक्रीजिंग तो वो भी सही है, क्योंकि यहाँ हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वर्ड का यूज़ नहीं कर रहे। ये चीज़ें आपने सीक्वेंस सीरीज के अंदर पढ़ रखी होंगी, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। तो एक तरीके से आपको मैं बता दूं, इंक्रीजिंग वाले फंक्शन को मैं नॉन डिक्रीजिंग लिखूंगी क्योंकि उसके अंदर कांस्टेंट वाला भी इंक्लूड है। कांस्टेंट होने की वजह से वो इंक्रीज भी हो सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है, तो एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ नॉन डिक्रीजिंग है। तो पहला केस मैं वही ले रही हूँ कि एफ मेरे पास नॉन डिक्रीजिंग बाउंडेड फंक्शन है। ध्यान से देखिए मैंने किस तरीके से लिया, एफ मैंने लिया मोनोटॉनिकली नॉन डिक्रीजिंग बाउंडेड फंक्शन, जैसा मैंने आपको बताया था किस इंटरवल के ऊपर, ए बी इंटरवल के ऊपर। ठीक है, अब नॉन डिक्रीजिंग है, इसका मतलब ए बी के ऊपर या तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ए टू बी बढ़ेंगी या फिर कांस्टेंट रहेगी, घटने से तो ना रही क्योंकि नॉन डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी के अंदर जो वैल्यू आएंगी आपके पास, जितने भी इसके अंदर x बिलोंग कर रहे हैं, x लेंगे आप इस ए बी इंटरवल के ऊपर से, उसके ऊपर फंक्शन लगाएंगे तो एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी के बीच में ही कहीं एफ ऑफ एक्स लाई करेगा। ठीक है, अगर आपके पास उल्टा नॉन इंक्रीजिंग वाला केस आएगा तो इक्वालिटी बदल जाएगी, अदरवाइज ये चीज़ सेम रहेगी। एफ ऑफ ए पे सबसे कम वैल्यू, एफ ऑफ एक्स कहीं पर भी आपने लिया ए से बी पे, इक्वालिटी इसलिए आई साथ में कि अगर क्या पता आपने ये जो एक्स लिया ये ए ही पॉइंट लिया हो तब तो एफ ऑफ ए के इक्वल बन जाएगा, ऐसे ही अगर आपने एक्स बी ले लिया हो तो एफ ऑफ बी के इक्वल बन जाएगा। तो
एक तरीके से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी इस तरीके से, यानी कि मतलब इंक्रीज कर रही है या इक्वल। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्लियरली पता लग ही रहा है कि उनके फंक्शंस की वैल्यू या तो इंक्रीज होंगी या फिर इक्वल होंगी, ठीक है। सो हमने लेट कर लिया कि एफ ऑफ ए जो है एफ ऑफ बी से स्ट्रिक्टली लेस देन है, यानी कि ये वैल्यू इससे स्ट्रिक्टली कम है। तो मान लो एप्सिलॉन जो है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। एफ ऑफ ए आपके पास एफ ऑफ बी से स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो हमने ले लिया कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 जो है, एप्सिलॉन पता ही है आपको, हम ग्रेटर देन 0 लेते हैं और पार्टीशन हमेशा ही हम क्या लेते हैं इस तरीके से, P इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स नॉट, उसके बाद x1 xr -1 से xr अप टू xn इज इक्वल टू b। ये आपने पार्टीशन ले लिया। किस तरीके से आपने इस पार्टीशन को डिफाइन किया, सच दैट जो इसकी मैश है वो लेस देन है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसकी जो मैश है वो लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन है एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब आपको पता है ये पॉजिटिव है और एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए, इन दोनों का देखो एफ ऑफ ए स्ट्रिक्टली लेस देन है इससे, तो ये भी कुछ पॉजिटिव टर्म आएगी। तो ये पता चल गया मैश पॉजिटिव है और हमारे पास आनी भी पॉजिटिव चाहिए थी, क्योंकि ये लेंथ डिनोट करती है मैक्सिमम लेंथ और वो नेगेटिव नहीं आ सकती, ठीक है। अब आपको पता है हमने फंक्शन क्या दिया हुआ है इस केस के अंदर, नॉन डिक्रीजिंग, तो एक तरीके से इंक्रीजिंग वाली ही बात कर रहे हैं ना हम, क्योंकि हमने ये जो केस लिया इसके अंदर स्ट्रिक्टली लेस देन लगा दिया, तो इक्वल वाला केस तो हमने कर दिया ख़त्म, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सिंस एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो हमारे पास यहाँ पर जो एम आर की वैल्यू है स्मॉल एम आर, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी एक्स आर -1, क्योंकि देखो आर एथ इंटरवल की आप बात कर रहे हो और आर एथ इंटरवल हम क्या लेते हैं एक्स आर -1 से एक्स आर। अब ये चीज़ हमारे पास क्या है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो इस पे सबसे लीस्ट वैल्यू आएगी, इस पे सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो स्मॉल एम आर क्या आएगा इसके इक्वल, और कैपिटल एम आर हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स आर, ठीक है। वेयर आर वेरीज फ्रॉम, वेयर आर इज इक्वल टू 1 2 अप टू n, ठीक है। इस तरीके से आपको ये वैल्यू लेनी है। अब आपको पता है u ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी हम किसके इक्वल लेंगे, सबमिशन एम आर माइनस स्मॉल एम आर डेल्टा आर वेयर आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। इस कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर की वैल्यू हमारे पास है वो हम एज इट इज़ पुट कर देंगे। कैपिटल एम आर की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर -1, और ये डेल्टा आर हम पुट कर देंगे एज इट इज़। डेल्टा आर हमारे पास क्या है एक्स आर माइनस एक्स आर -1, ये आपको पता है, और सबमिशन लग के ये क्या बन जाएगा b माइनस ए, ठीक है। समेशन लग के ये आपके पास क्या बन जाएगा b माइनस ए। बट देखो आपको ये बात भी पता है कि डेल्टा आर जो है हमारे पास स्ट्रिक्टली लेस देन है एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये क्या है लेंथ ऑफ आर एच इंटरवल, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है मैक्सिमम लेंथ। किसी भी सब इंटरवल की अगर मैक्सिमम लेंथ ही इससे कम है तो कोई भी मैं आर एच इंटरवल ले लूँ वो तो इससे कम होगा ही होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वेयर डेल्टा आर इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये चीज़ देखो मैंने क्यों लिखी, ये चीज़ इसलिए लिखी क्योंकि डेल्टा आर आपके पास क्या है आर एच इंटरवल की लेंथ, और हमारे पास मैश क्या दिया हुआ, मैश हमने क्या लिया हुआ है एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए से कम। तो जब मैक्सिमम लेंथ ही इससे कम है तो ये तो कोई आर एच इंटरवल की लेंथ है, ठीक है। ए बी के अंदर इतने सारे हमने सब इंटरवल निकाले, उसमें से मैक्सिमम ही जब इससे कम आ रहा है तो आर एच इंटरवल तो ऑब्वियसली इसी से कम आएगा ना, सॉरी यहाँ पर माइनस है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर मैं कह रही हूँ कि क्लास के अंदर 40 बच्चे और 90 मार्क्स जो है मैक्सिमम है,
ठीक है। तो यानी कि इसमें से कोई भी बच्चा उठा लें उसके पक्का 90 के इक्वल होंगे या 90 से कम होंगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम ही 90 है तो उससे कम ही होंगे। ऐसे ही मैंने यहाँ लिया कि rth इंटरवल की लेंथ इस चीज़ से मेरे पास आ गई कम, ठीक है। चलो पुट करते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू। यहाँ पर तो हमने क्या ले लिया, एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1, और इस चीज़ को मैं स्ट्रिक्टली लेस देन करके कर रही हूँ एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए से, ठीक है। अब आपको पता है इसमें भी जब हम सबमिशन लगाएंगे तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस थ्योरम के अंदर बताया था, डेल्टा आर में सबमिशन करके वही चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। 1 पुट करो, ठीक है, तो 1 पुट करते ही एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट आ जाएगा, प्लस 2 पुट किया तो एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन, ऐसे ही 3 पुट किया अप टू n पुट किया तो एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1, सारी टर्म्स आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचेगा क्या, एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, यानी कि आपके पास बचेगा क्या, एक्स एन है क्या, एक्स एन आपके पास है एफ ऑफ बी के इक्वल, और एफ ऑफ एक्स नोट ए के इक्वल है, तो एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। यानी कि हर एग्जाम्पल हर थ्योरम में ही आप देख लो, ये जो हमारे पास इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं ना, इसका डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होना होता है आगे जाके, तभी तो ये लेस देन एप्सिलॉन आता है बाद में, ठीक है। तो यहीं से ही हमें ये पता चल गया कि हमारे पास ये जो चीज़ है u ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी, ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ दोनों कैंसिल आउट हो चुकी है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो हमने क्या दिखा दिया कि f जो है हमारे पास इंटीग्रेबल है, और इंटीग्रेबल हमारे पास किस पर है, ये ए बी पे, ठीक है। सो f इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी। अगेन सेकेंड केस के अंदर आप क्या लोगे, सेकेंड केस के अंदर हम लेंगे नॉन इंक्रीजिंग बाउंडेड फंक्शन, फिलहाल हमने क्या लिया था, नॉन डिक्रीजिंग। तो आपको आई होप नॉन डिक्रीजिंग वाला केस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो नॉन इंक्रीजिंग को मैं थोड़ा सा स्पीड ले लूँगी। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, f को मैंने मोनोटोनिकली नॉन इंक्रीजिंग ले लिया, पहले क्या लिया था, नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास सेकंड स्टेप भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले लेस देन का साइन था तो यहाँ पर अब ग्रेटर देन का साइन मेरे पास हो जाएगा, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग टू a टू b, ठीक है। अब आपके पास जिस केस के अंदर देखो यहाँ पर एक चीज़ स्किप हो गई, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लेस देन ले लिया था और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी पर डिस्कस नहीं किया था, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है मान लो, ठीक है। तब तो ये चीज़ ऑलरेडी ट्रू है क्योंकि आपने पहले दिखा रखा है, या फिर आप खुद भी देख सकते हैं, देखो कांस्टेंट फंक्शन के केस में तो ऑब्वियसली इंटीग्रेबल होगा ही होगा ना, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन के केस में u ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी लेस देन एप्सिलॉन आएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन के केस में तो क्या हो गया हमारे पास, इंटीग्रेबल। तो जब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है तो यानी कि कांस्टेंट फंक्शन तो ऑब्वियसली इंटीग्रेबल है। ऐसे ही यहाँ पर भी आपके पास दो केस आएंगे, एक तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, अगेन वही कांस्टेंट फंक्शन, तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट ट्रू। सेकंड केस आपके पास क्या आ जाएगा कि आपके पास एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है एफ ऑफ बी से, यानी कि इस केस का बिल्कुल रिवर्स, ठीक है। वही कंसीडर आपको देखो ये चीज़ बिल्कुल सेम लिखेंगे आप सारी लाइन्स, इस बार जो आप मैश मानेंगे वो किस तरीके से मानेंगे, देखो मैश आपके पास आनी चाहिए पॉजिटिव, तो इस बार हम एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी ना मान लें, क्यों, क्योंकि ये चीज़ बड़ी है, बड़ी में से छोटी सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो पॉजिटिव टर्म आएगी। यहाँ पर तो हमारे पास उल्टा फंक्शन था ना, इसलिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कंसीडर किया था। अब की बार हमारे पास जो स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर की वैल्यू है वो भी इंटरचेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि देखो आपके पास जो इंटरवल है वो एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर इंटरवल है, और हमारे पास ये नॉन इंक्रीजिंग है मतलब कि डिक्रीजिंग है एक तरीके से,
तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पर आएगी और मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पर आएगी। सो कैपिटल एम आर की वैल्यू किस पॉइंट पर आएगी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन। पहले हमारे पास कैपिटल एम आर की वैल्यू एफ ऑफ एक्स आर पे आई थी और स्मॉल एम आर की वैल्यू अब की बार हमारे पास आएगी एफ ऑफ एक्स आर पर। पिछली बार इसका रिवर्स केस था। बस आपको यही देखना है इसमें कि ये जो स्टेप्स हैं ये रिवर्स हो रहे हैं और कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही u ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी जो है हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास फ़र्क क्या आएगा, फ़र्क देखो, एक तो डेल्टा आर की वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा। सेकेंडली जो इनका सबमिशन आएगा ना, अब की बार सबमिशन भी आपके पास किस तरीके से आएगा, u ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी इज़ लेस देन, जहाँ पर आपको इस डेल्टा की वैल्यू पुट करनी है वहाँ पर तो ये चीज़ आएगी मैश वाली। और जब आप इनका सबमिशन करोगे तो भी आपके पास एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी आएगा, तभी तो वो चीज़ जाकर कैंसिल हो जाएगी और ये आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। और आप ये दिखा दोगे कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये इंटीग्रेबल हो जाएगा, ठीक है। हेंस एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए टू बी, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखाना था। दोनों फंक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया। नॉन इंक्रीजिंग के लिए तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया है और नॉन डिक्रीजिंग के लिए पूरा सॉल्व करके बताया और नॉन इंक्रीजिंग के लिए जस्ट शॉर्टकट में बता दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम थी दोनों ही, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीवियस ईयर्स कॉल के देख सकते हैं आप, उसमें इन दोनों में से एक ना एक थ्योरम आई होती है। तो इन दो थ्योरम्स को आपने बहुत अच्छे से करना है, एक बार वीडियो के साथ और दो बार एटलीस्ट वीडियो के बाद भी करना है। एक बार तो जस्ट वीडियो बंद करते हैं और एक बार 1-2 दिन छोड़ के, ठीक है। सो यहाँ पर हमें ये थ्योरम्स इतनी ही करनी है। इसके अलावा भी कोई आपके प्रीवियस ईयर्स में आई हुई हो थ्योरम तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर उस थ्योरम का नंबर बता सकते हो और उसको हम फर्दर वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लेंगे। 1.1 एक्सरसाइज में जितने भी डाउट्स हो वो इसी वीडियो के नीचे कमेंट के अंदर बता देना। और उसके बाद हमारे पास टॉपिक रह जाएगा एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हम सारे नहीं करने वाले, जो भी अच्छे एग्जाम्पल्स होंगे जो आने लायक हैं और जो आपको जिसमें डाउट आएगा, यानी कि कुछ एग्जाम्पल्स तो स्टार्टिंग कैसे हैं वो इजीली हो जाएंगे, उन्हें हम नहीं करेंगे। उसमें से भी मैं आपको एक आध बता दूंगी सो डैट एक टाइप का आपको एक एग्जाम्पल तो करा रखा हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 11 है, एग्जाम्पल 7 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्हें हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट यूज़फुल लगा हो तो इसे अपने क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।